नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्प्रिंग बोर्ड की क्लासेस के अंदर आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे फिरोज जो है ना, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। ठीक है। तो इसके समय में अपने को पता है कि अमीर और उलेमा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन फिर भी इसके सुधार जो है वो अच्छे थे। इसलिए इसकी तुलना कहीं न कहीं कहते हैं कि सल्तनत काल के अंदर आर्थिक रूप से सबसे अच्छा यदि कोई शासक था तो वो यही था। सबसे इंटरेस्टिंग था वो, एक तो बलबन था ही था, बलबन की बातें ही अलग है। और मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में भी हम लोगों ने खूब सारी बातें की थी। तो अपन लोग यहाँ पे हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य में योगदान, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही। फिर इसके दरबार में जैसे जियाउद्दीन बरनी था इसके समकालीन, इसकी दो जो पुस्तकें हैं, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपको लिखने पड़ेंगे। एक A4 के पेपर के ऊपर आप इन फैक्ट्स को सबको लिख लो। आगे पीछे इनसे सब रिलेटेड कोई भी जानकारी अपन लोगों को लिखनी नहीं है, बस आप उनको बार बार रिवीजन करें ताकि चीजें आपको याद हो जाएगी। फतवाए जहांदारी, इस नाम को जैसे अपन 2-4 बार बोलेंगे ना तब जाके याद होगा, वरना नहीं होगा। और मैंने आपको कहा है कि ये बुक्स वाला जो पोर्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही। जैसे कि ये बुक्स जो है वो मेंस का टॉपिक है, प्री प्लस मेंस दोनों का। तो मेंस के अंदर आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि जियाउद्दीन बरनी की दो पुस्तकों के नाम बताएं, तब अपने को लिखना पड़ेगा तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी। यदि कोई राइटर जिसकी सिंगल बुक है, उसका मेंस के अंदर प्रश्न आने की संभावनाएं कम रहती है। देखो आ तो सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है। लेकिन जो भी है ना लेखक है जिसकी पुस्तकें ज्यादा है, उसकी संभावनाएं थोड़ी सी है ना आपकी बढ़ जाती है। तो जियाउद्दीन बरनी की दोनों पुस्तकों के नाम सब याद रखें। शम्स शिराज अफीफ, इसकी पुस्तक है, उसका नाम भी है तारीख फिरोज शाही। और एक अननोन राइटर की बुक है जिसका नाम है सीरत फिरोज शाही, सीरत फिरोज शाही। इस पुस्तक के अंदर जो नहरों की जानकारियां मिलती है। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिरोज शाह की धार्मिक नीति, तो उसके अंदर अपने बात हुई थी कि इसकी मां हिंदू थी, इसलिए इसकी धार्मिक नीति वो कट्टर थी। इसने ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहली बार सब जजिया कर लगाया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा का जो ज्वाला देवी मंदिर है, उन दोनों को भी इसने तोड़वाया था। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है वो था गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। इसके समय गुलाम अमीर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ठीक है। विशेषकर गुलाम, और इस कारण से सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गया, टूट गया था। और इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा वो है नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय स्थिति ये थी कि सल्तनत के नाम पे केवल बस सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। मतलब आप जिस किसी इलाके में रहते हो वहां अपने आसपास का कोई एक पॉइंट आप यूं जोड़ लो कि बस यहां से लेकर यहां तक है, बाकी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कोई एम्पायर नहीं था। लैंड रेवेन्यू इतना कम आता था कि सुल्तान के खर्चे निकालने भी उसके ऊपर भारी पड़ते थे पूरे के पूरे। और इसी के शासनकाल के अंदर 1398 के अंदर तैमूर ने, ठीक है, सब वो जो दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। और जैसे सुल्तान को पता लगा कि तैमूर आ रहा है, तो सुल्तान तो आप एक स्वाभाविक सी बात, एक भाग ही गया था ऑलमोस्ट वहां से। ठीक है। तो ये था। बस इसके बाद में अपन जो आगे आरंभ करते हैं कि 1398 तैमूर का आक्रमण। तो दिल्ली के अंदर ये भी वापस एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि दिल्ली के अंदर एक भिखारी था और इस भिखारी का नाम था दौलत। जब तैमूर की सेना दिल्ली के अंदर एंटर हो गई, पूरी दिल्ली को लूट रही थी, ठीक है, एक एक घर को खंगाल रही थी, लोगों को मार रही थी, उसी दौरान दिल्ली की सड़कों के ऊपर एक भिखारी घुमा करता था जिसका नाम था दौलत। इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो भिखारी था जिसका नाम दौलत था, इसके माता पिता महत्वाकांक्षी थे। हर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है वैसे, उनके पैसे कमाने की इच्छा थी। ठीक है। तो एक दिन इसके दौलत के जो है ना सब, वो जो दौलत की माँ ने दौलत के पापा से कहा कि अपन पैसे कमाए तो कैसे कमाए। तो फिर मतलब है ना, उसने कहा मैंने सुना है कि दिल्ली करके एक कोई नगर है, एक कोई शहर है, वहां पे सारे सपने पूरे होते हैं। जैसे आज की तारीख में खूब सारे युवा जो है वो बॉम्बे जाते हैं। हमारे गांवों में तो हर कोई कहता है कि बॉम्बे जो है वो सपनों की नगरी है। ठीक है। तो सब मतलब ऐसे ऐसे दौलत के पापा ने कहा कि दिल्ली करके एक शहर है, वहां पे यदि अपन जाएं तो हो सकता है कि अपना सपना पूरा हो। अब इन दोनों का सपना क्या था? तब पैसे कमाना। दोनों दिल्ली आ गए। दिल्ली आके उन्होंने पैसे कमाने खूब प्रयास किए, लेकिन किसी भी माध्यम से सफल हुए नहीं। और इसके जो माँ बाप थे वो है ना भिखारी हो गए थे, तो वो है ना भिखारी थे, सड़कों के ऊपर भीख मांगते थे। तब वो दौलत के पिता ने एक दिन दौलत की माँ से कहा कि यार अपन यहाँ पे पैसे कमाने आए थे, अपन तो खुद यहाँ भीख मांग रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा देखो किस्मत है, देखेंगे कभी न कभी तो कुछ न कुछ तो भला होगा ही होगा। तो ऐसे यूं सब समय चलता गया, और समय के साथ वो जो कपल था, ठीक है, दौलत के माँ बाप सब है ना, वो जो दौलत के माता और पिता, उनके घर पे एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे का नाम था दौलत। ठीक है।
सब बेटा पैदा हुआ। अब जब बेटा पैदा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब एक दिन वो जो सब दौलत के पिता ने कहा कि भाई अपने बेटे को कुछ नाम रखते हैं अपन। तब दौलत की माँ ने कहा कि अपना जीवन में एक ही सपना था, दौलत कमाना, तो वो तो सपना उस तरफ से पूरा हुआ नहीं, तो क्यों ना अपने बेटे का नाम ही दौलत रख लें। तो माँ सब मान लेंगे कि लोग सब दौलत कमा ही ली। तो फिर इस बात पे दौलत के पिता राजी हो गए, कहा चलो ठीक है, अपने बेटे का नाम आज से दौलत। उसके बाद में दौलत 3-4 महीने का हुआ, 5 महीने का हुआ, तब जाके दौलत के माँ बाप को एहसास हुआ कि दौलत एक्चुअली अंधा है, मतलब दौलत अंधी है। तब उन्होंने देखा, उसकी आंखें खोल के ले, यार ये तो अंधा है यार, इसको कुछ है ना साफ बहना दिखता भी नहीं है। तो वैसे भी सही बात भी है कि दौलत अंधी होती है। तो क्या वो है ना, दौलत जन्म से ही अंधा था। पर दौलत की एक विशेषता थी, सब समय बीतता गया, दौलत के माँ बाप की दोनों की मृत्यु हो गई। अब दौलत बेचारा अंधा था और उसके माँ बाप भी भिखारी थे, दौलत भी बड़ा होकर भिखारी बन गया। लेकिन दौलत की एक विशेषता थी कि दौलत कभी किसी जीवन में डरता नहीं था, तब किसी से भी नहीं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छे इसका एक किस्सा है वैसे। तो वो फिर दौलत कहते हैं कि जब यहाँ पे तैमूर के सैनिक लूटपाट कर रहे थे, तब ये दौलत नामक भिखारी दिल्ली की सड़कों के ऊपर भीख मांग रहा था। तो वो जब भी किसी से टकराता, उससे कहता है ले भगवान के नाम पे कुछ न कुछ दे दे। तो वो ऐसे कैसे एक दिन तैमूर के सैनिकों से टकराया, उससे पहले भी टकराया होगा, लेकिन उस दिन जिससे टकराया, जहां से ये घटना आरंभ हुई, तो फिर इसने तैमूर के सैनिकों से कहा ले भगवान के नाम पे कुछ दे दे। तब वो तैमूर के सैनिक हंसने लग गए, कहा हम तो खुद ही लुटेरे हैं, हम तो खुद ही हत्यारे हैं, हम तो लोगों से केवल लेते हैं, देते वेते कुछ नहीं। तैमूर ने कहा चलो ठीक है भाई, कुछ देना देने का मूड हो दे दो, वरना ठीक है सब रास्ते से हटो। तो वो सब इस बात पे तैमूर के सैनिकों को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा तू यार भिखारी है, तू मतलब हमसे ऐसे बोल रहा है, रास्ते से हटो। तो वो दौलत ने कहा हाँ ठीक है, तो हटो तो हटो। तो कहते है ना, हाँ ना, तुझे पता है हम लोग कौन है? तब दौलत ने कहा हाँ मैंने सुना है, कोई बाहर से कोई लुटेरा हत्यारा और कोई, अब पता नहीं उसको जितनी भी दौलत की वकील थी उसने सब सारे ही बोल दिए कि कोई बहुत ही है ना वो सब बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति आया हुआ है, दिल्ली के लोगों को लूट रहा है, तो है ना तुम लोग उसकी आदमी होंगे, तुम लोग कौन से बल्ले होंगे। तब सैनिकों ने कहा अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने इतनी जबान लड़ाता है। दौलत ने कहा इसमें क्या है, मैंने तुम लोगों को सच्चाई बताई है, आईना बताया है तुम लोगों को, इसलिए हटो। तो उसने कहा कि अच्छा। वो दौलत ने कहा अच्छा अच्छा क्या, मैंने कहा ना हटो मतलब हटो। देखो तुम लोग तुम्हारा काम कर रहे हो, तुम्हारा काम है लूटपाट करना और मेरा काम है भीख मांगना, इसलिए मैं भी मेरा कार्य कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ भगवान के नाम पे कुछ भी देना है तो दे दो, वरना हटो रास्ते से। तो उसमें से एक सैनिक को बहुत बुरा लगा और उस सैनिक ने एकदम से कहा दौलत से, तक तुझे डर नहीं लगता हमसे, हमने इतने लोगों को मारा है, तू है ना सब तेरे को भी मारेंगे। दौलत ने कहा फिर सोच क्यों रहा है और बात क्यों कर रहा है, मारना चाहता है मार, यदि कुछ देने की हिम्मत है तो कुछ पैसे दे दे, वरना बात खत्म कर। तब वो जो बाकी वाले सैनिक थे वो साइड में हंसने लग गए। उन्होंने कहा ले यार मतलब देख ये जो है ये भिखारी तेरे से डरा ही नहीं। तो उस सैनिक का ईगो हर्ट हो गया, उसने कहा अच्छा डरा नहीं। तो उसने हाथों हाथ अपनी तलवार निकाली, दौलत के तब है ना गले पे रख ली और कहा कि डर और सॉरी बोल तो मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा, वरना तुझे मारूंगा। दौलत ने कहा डर और मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। तो तू मतलब डरता नहीं है? दौलत ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डरता हूं पर केवल ईश्वर से, भगवान से डरता हूं, ऊपर वाले से। तुम जैसे लुटेरे हत्यारे अत्याचारी लोगों से डरता नहीं हूं बिल्कुल भी, यदि तुझे मारना है तो मार ही दे। तो उसके आसपास जितने भी सैनिक खड़े थे वो है ना हंसने लग गए। उन्होंने कहा ले अब तो तू इसको डरा के ही दिखा। तो उस सैनिक ने कहा ये क्या ओ कोई अन्नी छोए डरी। तो उसने उसके सब गले पे एक हल्का सा कट लगाया, कहा कि ये तो देख केवल एक कट है, अब तू यदि डरा नहीं तो फिर मैं तुझे मारूंगा पूरा। दौलत ने कहा ले ये मैं तेरे सामने खड़ा हूं और मार मुझे, पर मैं डरूंगा नहीं। उसने कहा अच्छा। तो फिर उसने कहा मैं 3 तक काउंट करूंगा और तू तो क्या सब डरेंगे, तो देखते हैं कि डरता हूँ नहीं भी डरता हूँ। तो आसपास एक्चुअली फनी माहौल हो गया, लोग हंसने लग गए। उस सैनिक की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। तो उसने कहा 1 2 2.5। उसको लगा दौलत अब तो डरेगा, कुछ बोलेगा कि भाई सॉरी सॉरी रुक जा डब जा, लेकिन दौलत तो साहब बिल्कुल यूं का यूं खड़ा रहा। उसने कहा 2.5 2.5। दौलत ने कहा हाँ आगे बढ़। उसने कहा 3। आसपास पूरा सन्नाटा सा छा गया एकदम से और दौलत बिल्कुल वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ में खड़ा रहा और कोई कुछ नहीं बोला। जब 4 या 5 सेकंड बाद में तब दौलत बोला 4 5 6 और दौलत हंसा और कहा हट, हवा के चपेड़े तेरे जैसे कई देखे यहाँ से, जो नमूना कहीं का। ऐसे करके दौलत वहां से निकल गया। तो वो सैनिक हक्का बक्का खड़ा हो गया।
उसने कहा यार कि मेरे हाथ में नंगी तलवार थी, मैंने इसे कट भी लगाया, खून भी निकाला, लेकिन फिर भी ये बंदा मतलब है ना, सब है ना, बिल्कुल डरा भी नहीं। तो शाम के समय जब ये है ना, सारे सारे सैनिक जब अपने डेरे में बैठ के खाना खा रहे थे, तब कुछ सैनिक उसके ऊपर हंसने लग गए। कहा यार तू अपने आप को काहे का बहादुर व्यक्ति मानता है, मतलब तेरे से तो वो जो एक जो भिखारी है वो भी डरा भी नहीं। तो पास में और भी कुछ है ना सेनापति बैठे थे जो अपने आप को बहुत ज्यादा क्रूर बहादुर मानते थे। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो कह रहे अरे आज ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा यार तेरे से एक भिखारी डरा नहीं। तो उस सैनिक को गुस्सा आ गया, उसने कहा तेरे में हिम्मत है ना तो तू उसको डरा के दिखा देना। तब वो सेनापति ने कहा कल मैं उसको पक्का ही डराऊंगा, तो देखते हैं देखे कल। तब दौलत को वापस पकड़ के लेके आए। अब वो सेनापति था, उसने मतलब अपना इंट्रो दिया कि मैंने मेरे जीवन में इतनी हत्याएं की है, ऐसे ऐसे है ना बुरे बुरे कार्य किए हैं। तो दौलत ने कहा हाँ तू बता क्यों रहा है, नरक में जाने के लिए तैयार रहे, नरक में जाएगा, नरक में भुगतेगा। तब उसने कहा कि है ना तुझे डर नहीं लग रहा है? दौलत ने कहा यार तुम लोग भी अजब नमूने हो, मतलब कितनी बार कह दिया कि नहीं मतलब नहीं। तो उसने भी वापस दौलत के शरीर पे हाथों पे वगैरह कट वट लगाए, उसको डराने का प्रयास किया। अब चूंकि तैमूर के सैनिकों के अंदर कंपटीशन था कौन इसको डराएगा, तो अब उनको लगता था कि मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको डराओ। तो उसने खूब प्रयास कर लिए, वैसे वैसे वापस काउंटिंग करी 1 2 3, लेकिन दौलत हंसता ही रहा और कहा मुझे तुम लोगों से डर लगता नहीं है। तो धीरे धीरे दौलत जो है वो उसकी तैमूर की सेना के अंदर एक प्रकार से सेलिब्रिटी बन के उभरा कुछ दिनों के अंदर ही। अब तो यूं हर कोई किसी को कहता था कि ले तू मतलब है ना, अब सब वो जो अपने आप को कुछ मानता है ना, तो जाके इसको दौलत को डराओ। अब तो सारे के सारे तैमूर के सैनिक है वो दौलत को दौलत के नाम से जानने लग गए थे, भिखारी है दौलत उसका नाम है। और पर दौलत भाई साहब कोई आज डरे और कोई काल डरे। तो धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई, तैमूर के पास में पहुंच गई। तो तैमूर ने पूछा कि यार क्या बात है रे यार तुम लोग, है ना, तैमूर ने अपने कुछ मुख्य सेनापतियों को बुलाया एक दिन और बुला के कहा क्या बात है आजकल ये कोई दौलत दौलत करके, अरे सॉरी हाँ उसको नाम तो पता नहीं था। उसने कहा ये कोई एक कोई पता नहीं भिखारी है, पता नहीं क्या नाम है, वो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो वो सेनापति ने कहा हाँ साहब वो यही दिल्ली की गलियों में घूमता है, भीख मांगता है, पर वो डरता नहीं है किसी से, ये तो देखा। तब तैमूर ने कहा मेरा नाम लिया क्या, मेरा नाम लो, वो तो क्या सब डरेंगे। तब किसी सेनापति ने कहा साहब आप रोको, आप रे पापा रो नाम ली दो, पर कौन डरे। तो तैमूर को बहुत बुरा लगा। तैमूर ने कहा अच्छा ऐसा कौन है, बुला के लेके आओ मेरे सामने। तो वो दौलत को पकड़ के तैमूर के सामने लेके गए। तब एकदम से तैमूर ने उससे कहा तू जानता है मैं कौन हूं? दौलत ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये सारे ये लुच्चे लफंगे घूम रहे हैं यहाँ पे, ये लुटेरे हत्यारे, तू इसका नेता है शायद, तक मैंने तेरे बारे में सुना है कुछ। तो तैमूर का ईगो हर्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तैमूर ने कहा तू मतलब मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? तो फिर वो दौलत का तू है कौन चीज, है क्या तू? तो उसने कहा तू जानता है मैं कौन हूँ? अरे हाँ जो भी है, मैंने कह दिया ना, ये जितने भी लुटेरे हत्यारे घूम रहे हैं उन सबका नेता है तू। ये मतलब है ना कम नीच होंगे, तू थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इस बात पर वो तू जो है ना तैमूर को लगा क्या रही है तो अपनी इज्जत खराब हो रही है। तो तैमूर ने एकदम से कहा चलो ठीक है छोड़ तू इस बातों को, मैंने सुना तुझे है ना डर नहीं लगता। तब दौलत ने कहा किसने कहा डर नहीं लगता, लगता है पर हाँ तुझसे नहीं, केवल ईश्वर से। तब उसने कहा अच्छा नाम क्या है तेरा? तो उसने कहा दौलत। तो तैमूर हंसने लग गया जोर जोर से। और क्योंकि चूंकि तैमूर को अब तक एहसास हो गया था अंधा है ये भिखारी, उसको एक्चुअली उसने पहले सुना हुआ भी था अंधा है भिखारी। तो वो तैमूर हंसने लगा अच्छा कमल है ना दौलत अंधी होती है क्या? तब दौलत हंसा कि हाँ। एक्चुअली अब मैं आपको तैमूर के बारे में बता दूं कि तैमूर एक पैर से लंगड़ा था, लंगड़ा के चलता था, ठीक है। तब वो है ना दौलत हंसा कि हाँ हाँ बिल्कुल, सब जैसे तैमूर ने कहा कि दौलत अंधी होती है क्या, तब वो है ना वो शब्द है ना दौलत हंसा, उसने कहा बिल्कुल दौलत अंधी होती है, तभी तो एक लंगड़े के पास में आई है, वरना कभी किसी लंगड़े के पास में नहीं आती। ये तब भयंकर कटाक्ष था तैमूर के लिए कि तैमूर का दिमाग इतना खराब हो गया कि जैसे ही दौलत ने अपना सेंटेंस खत्म किया कि हाँ दौलत अंधी होती है तब भी तो एक लंगड़े के पास में है, अर्थात तेरे पास में है दौलत, वरना यदि अंधी नहीं होती तो तेरे जैसे अत्याचारी और लंगड़े व्यक्ति के पास में तो नहीं होती। तो ये सेंटेंस खत्म होते ही तैमूर ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर दौलत को उसी समय मार दिया, खत्म कर दिया। अब ये जो एक्चुअली ये जो संवाद हुआ, ये जो कन्वर्सेशन था, ये ना कुछ 10 सेकंड का भी नहीं था। उससे पहले आसपास में बैठे खूब सारे लोग देख रहे थे कि भी तैमूर भी हंस रहा है, दौलत भी हंस रहा है, आसपास में हंसी खुशी का माहौल है। और सैनिकों ने एकदम से देखा, एकदम से तैमूर को गुस्सा आया और तैमूर ने तलवार निकाल के दौलत को मार दिया। तो केवल आसपास 5-7 लोग खड़े थे, उनको पता था क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। जो लोग दूर थे उनको पता भी नहीं चला क्या हुआ। तो उस समय वो बाकी वाले सारे सैनिक एक दूसरे से पूछने लग गए, ठीक है, कि तैमूर ने
दौलत को क्यों क्यों मारा, ऐसी क्या बात हो गई तैमूर ने दौलत को मार दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया था तैमूर की आर्मी के अंदर। हर कोई एक दूसरे से पूछता था कि तैमूर ने दौलत को तब क्यों ही मारा। वो तो कुछ सैनिक थे, उन्होंने बाद में 3-4 दिन तक तो उन लोगों को सब है ना, वो जो उन लोगों ने भी सस्पेंस रखा और बाद में बाकी वालों को बताया कि एक्चुअली ये बात हो गई थी, इसलिए तैमूर को गुस्सा आ गया, तैमूर ने दौलत को मार दिया। ये जो ये संवाद था, इसका ये जो डायलॉग था, इस डायलॉग को जो है वो एस एस राजामौली ने अपनी फिल्म के अंदर यूज किया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक है, तो ये सेम प्रश्न था उस जमाने के अंदर। तो तैमूर जब आया था तब तैमूर के नाम से था, लेकिन तैमूर जब यहां से वापस गया तब तैमूर लंग के नाम से गया था, तैमूर लंगड़ा, लंगड़ा त्यागी। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो लंगड़ा शब्द जो दिया था वो एक दौलत नामक भिखारी ने दिया था। तो वो जब वापस उज्बेकिस्तान पहुंचता है, वापस गजनी पहुंचता है, समरकंद के जब है ना लोग वगैरह यूं पूछते थे सैनिकों से। अब देखो उस जमाने में सैनिक कोई सभ्य तो होते नहीं थे, तो वो यूं पूछते थे कि यार तुम लोग जो है वो इसको तैमूर को तैमूर लंग क्यों बोलते हो, मतलब तैमूर लंगड़ा क्यों क्यों बोलते हो। तब वो सारे सारे सैनिक वहां पे है ना पूरे समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर किससे सुनाते थे, करे कि यार इंडिया के अंदर एक भिखारी था, उसका नाम था दौलत, और दौलत ने कहा था कि हाँ दौलत मतलब है ना अंधी होती है तभी तो एक लंगड़े के पास में, इसलिए जो तैमूर है वो आज से तैमूर लंगड़ा है। तो बाद में हालांकि तैमूर को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उसने दौलत को मारा, कि दौलत को नहीं यदि उसने मारा होता तो शायद वो तैमूर लंग या फिर है ना लंगड़े के नाम से प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन बाद में वो इतिहास में जो है वो तैमूर लंगड़े के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था, तैमूर लंगड़ा। चलो तो अपन बात करते हैं, एक भिखारी दौलत ने तैमूर को लंगड़ा कहा और तैमूर, ठीक है, अ ब्लाइंड बेगर दौलत कॉल्ड तैमूर एज लेम या क्रिपल, ठीक है, क्रिपल ज्यादा प्रॉपर वर्ड है, वो खाना लंगड़ा कहा था। उसके बाद में जो है वो तैमूर है ना तैमूर लंगड़े के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तैमूर भारतीय कारीगरों को अपने साथ समरकंद लेकर गया था और भारतीय कारीगरों ने समरकंद में तैमूर के मकबरे का निर्माण किया था। एक्चुअली वो भी यहाँ पे आया तो उसको भी लगा कि भारतीय बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, इसलिए वो इनको सबको अपने साथ में लेके गया था, अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। चलो तो इसी के साथ ये जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सैयद वंश, सैयद डायनास्टी। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा विदेशी आक्रमण, उसके बाद में कुछ बीच में जो पूर्व मध्यकालीन भारत के जो महान शासक थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा जो सब है ना वो है ना गजनवी, गजनवी के बाद में गौरी, गौरी का आक्रमण, गौरी के बाद में गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश की स्थापना, और तुगलक वंश के बाद में अब अपन पढ़ेंगे जो है वो है सैयद वंश की स्थापना। ठीक है, तो अब आएगा सैयद वंश। हालांकि सैयद वंश से बहुत सारे प्रश्न बनते नहीं है, ठीक है, सैयद वंश बहुत ही सिंपल है, इसका टेन्योर भी जो है वो थोड़ा कम ही रहा है, 1414 से लेकर 1400 है ना 51, 51 तक, दो साल का गैप है बीच में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट क्लास के अंदर कि इसका टाइम पीरियड 1412 तक था। अच्छा, ये नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन 1394 से लेकर 1412 तक इसका टाइम पीरियड था। इस समय सल्तनत बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। उसके बाद में बीच में 2-1 साल के लिए दौलत खां करके कोई व्यक्ति आता है सत्ता के अंदर, और उसका कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में अपन पढ़ते ही नहीं है। तो अपन सीधा पढ़ते हैं जो है वो 14 से लेकर 1451। तो सैयद वंश की स्थापना करने वाला था खिज्र खान, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी कि खिज्र खान करके एक कोई व्यक्ति था। तैमूर ने जब यहाँ पे खूब ज्यादा लूटपाट कर ली, लूटपाट करके जब वो वापस जा रहा था तब उस साहब तैमूर की मुलाकात खिज्र खान से होती है। खिज्र खान बिल्कुल तैमूर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि साहब आप गाय हूँ, आप गुलाम हूँ, आप तो बताओ करें क्या। इस बात पर तैमूर जो खिज्र खान से राजी हो गया, उसने तैमूर ने जो खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, यूं ही बिना किसी कारण के, तू मुल्तान का गवर्नर है। उसके बाद तैमूर तो वापस चला गया। तो उसके बाद में जो खिज्र खान वहीं पर था। बाद में चूंकि तुगलक वंश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, तुगलक वंश समाप्ति हो गया था, तो फिर खिज्र खान को लगा अपने मौका है अपन जाके दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। खिज्र खान आया और उसने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। पर खिज्र खान की एक विशेषता है, खिज्र खान ने जो है वो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये अपने आप को जो तैमूर का बेटा था शाहरुख खान, ठीक है, उसका गवर्नर मानता था। वो कहता था कि मैं तो भाई केवल वो जो थे, चूंकि तैमूर तो मर गया था इसलिए तैमूर का बेटा है शाहरुख, तो उसने कहा मैं तो उसकी तरफ से अपॉइंट किया हुआ केवल एक गवर्नर हूं। इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने उपाधि धारण की थी रैयत आला की, है ना। रैयत का मतलब होता है किसान, प्रजा, मतलब उनका जो प्रमुख है वो बस इसकी उपाधि धारण की थी। बाकी इससे संबंधित और कुछ ज्यादा फैक्ट है नहीं, और सैयद वंश के अंदर कुल मिला के बहुत लिमिटेड फैक्ट्स ही है। तो सैयद वंश है ना, सैयद वंश।
इनकी जो वो अपन सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि ये सैयद जो थे ये अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। ये कहते थे कि हम लोग जो है वो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट जो है वो सब वंशज है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे खिज्र खान, इसका जो टेन्योर है वो है 1414 से लेकर 1421 तक। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ सैयद वंश, तो ये है ना सैयद वंश का संस्थापक था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ही डिडंट अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ही डिडंट अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, उपाधि है ना रैयत आला, मतलब जो भी किसान प्रजा है उनका प्रमुख, उनका नेता। He adopted the title of रैयत आला, लीडर ऑफ फार्मर्स या पीजेंट्स। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। He considered himself as representative of तैमूर सन शाहरुख। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। बस इसके बारे में इतना सही है। इसमें जो प्रश्न है वो सबसे मेन प्रश्न तो यही बनता है कि साहब इसने खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है, या फिर ये एक सल्तनत काल के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। पर ये भी इतना कोई इंपोर्टेंट प्रश्न बनता नहीं है, बस इंपोर्टेंट केवल यही है ना, सबसे मेन। इसके बाद में इसका बेटा जो है वो मुबारक शाह, वो है ना सुल्तान बनता है ना, मुबारक शाह सैयद। इसने शाह की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसका नाम शाह है, मुबारक शाह। He adopted the title of शाह। इसने शाह की उपाधि धारण की थी, शाह की उपाधि धारण की थी। अब इसके दरबार के अंदर एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी है इसके सब नाम पे, है ना, जिस पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही, तो अपन लिखेंगे he adopted the title of शाह। और फिर याहिया बिन अहमद सरहिंदी wrote तारीख मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। ये एक ही व्यक्ति का नाम है ना, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया, एक्चुअली इसका नाम केवल याहिया है, बिन का मतलब होता है कि उसका पुत्र, तो ये अहमद सरहिंदी का पुत्र था। याहिया अहमद सरहिंदी का पुत्र, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसने पुस्तक लिखी है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसका दरबारी विद्वान था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी वाज हिज स्कॉलर ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसका दरबारी विद्वान था। तो ये भी यहाँ पे एक ही प्रश्न बनता है इंपोर्टेंट जो है वो है कि सब तारीख मुबारक शाही की रचना, ये है ना, रचना किसने की थी। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। ये बीच में इसके बाद में एक जो कोई आया था सब शासक बनना, बहुत ही भला आदमी था, इसलिए इसने कुछ किया भी नहीं। इसने कहा कि देखो मैं अभी कुछ न कुछ करूंगा और बाद में तुम लोगों को सब कुछ ये पढ़ना वढ़ना पड़ेगा और याद व्याद करना पड़ेगा, इससे बड़े अपन कुछ करे भी नहीं। तो आप तो सीक्वेंस याद रखना, याद रखने का प्रयास करना कि सब इस वंश के अंदर जो इसका संस्थापक खिज्र खान है, उसके बाद में मुबारक शाह है, और मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह है। ये साल याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, हम लोग यहाँ पे केवल इसलिए लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में एक जो प्रॉपर है ना क्रोनोलॉजी बनी रहे, वरना एक थोड़ा बहुत अनुमान रहे वही बहुत ज्यादा है आपके बाद में। और इसके बाद में एक जो व्यक्ति है वो है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो नेक्स्ट शासक है, नेक्स्ट या इस सैयद वंश का सबसे जो है वो अंतिम शासक भी यही है। अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में जहां तक अपन इतिहास में देखते हैं तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। ये सब सत्ता के अंदर आता है। आप देखें 1414 से लेकर 1421 तक का जो टाइम पीरियड है वो है खिज्र खान का, और खिज्र खान जब मरा तो उसके बाद में आता है मुबारक शाह। तो 21 से लेकर 34 तक मुबारक शाह है, ठीक है, 21 से लेकर 34 तक। उसके बाद में मुबारक शाह का टेन्योर जो है वो लगभग 11 साल के आसपास रहा, कि 1434 से लेकर 45 तक, 1434 से लेकर 45 तक इसका मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा। इसने कुछ किया भी नहीं। और 1445 में मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह साहबाना सत्ता में आता है। ये जब सत्ता में आता है तो ये कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। पर कई बार जरूरी नहीं है, देखो भगवान भी आपके है ना पूर्व जन्मों का फल देता है आपको। कई बार भगवान है ना मूर्ख आदमी को भी खूब सारे पावर्स देता है, सब ऑथोरिटी देता है और उसका चलता भी है, ठीक है। कई बार आदमी इंटेलिजेंट होता है पर उसके साथ भी उसको इतने सारे दुख और इतनी विषम परिस्थितियां देता है कि वो आदमी है ना कहीं टूट सा जाता है। तो इसके ये जो अलाउद्दीन आलम शाह इसके साथ परिस्थितियां वैसे ही थी। बहुत ही योग्य था, ठीक है,
शायद मैं ये कहूंगा बहुत ज्यादा योग्य था, ये तो गलत हो जाएगा कि बहुत ज्यादा योग्य होता शायद तक हो सकता है परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर भी लेता। लेकिन ये जैसे सब है ना, वो है ना, ये जैसे सब सत्ता में आता है तो सत्ता में आते ही इसको पता लग जाता है कि यार कि अब जो है सल्तनत बहुत ज्यादा कमजोर है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं या बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और अमीर है वो बहुत बहुत ज्यादा सब है ना पावरफुल है। तो ये अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जब ये अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है तब ये फील करता है कि एक्चुअली अमीर जितने भी है उनकी सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। इसलिए इसने खूब सारे प्रयास किए कुछ सालों तक, लेकिन इसको समझ में आ गया अपन अब भले एक्चुअली अब ये ढांचा इतना बिगड़ चुका है कि अब इस ढांचे को वापस कंट्रोल में लाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। कई बार होता है कि कई बार एक्चुअली परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि फिर आपको उनको फ्री फॉल करना पड़ता है, भाई छोड़ो रे अब देखा जाएगा। ठीक है, कई बार वो होता है ना, एक वो कहते हैं ना कि कई बार डिसीजन नहीं लेना भी अपने आप में एक डिसीजन होता है कि छोड़ो अब यार परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है, सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि अब अपन यार क्या करें, तो अब तो इसको होने ही दो, जो भी होना होगा वही हो जाएगा। तो इसको मोहम्मद शाह ये जो है ये सब था अलाउद्दीन आलम शाह, इसने पहले परिस्थितियों को कंट्रोल में करने का प्रयास किया, जब नहीं हुई तो फिर इसने कहा यार क्या ही करें। तब इसको एहसास हो गया था कि बहलोल लोदी करके एक व्यक्ति है, ठीक है, एक सेनापति है, वो सब प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग किस बात की कि इस वंश को समाप्त करके इसको मार के और एक नए वंश की स्थापना करने की प्लानिंग कर रहा है, मतलब वो खुद सत्ता में आना चाहता है। तब इसको लग गया था कि भाई देखो हाथी भले कितना ही पतला हो जाए ना, भैंस से तो पतला नहीं हो सकता, भैंस भले कितना ही मोटा हो जाए ना, ठीक है, भैंस भले कितनी भैंस या भैंसा कितना भी मोटा हो जाए तो भी हाथी से मोटा नहीं हो सकता। तो मतलब है ना, इसको पता था अब अपन भले कुछ भी कर ले बहलोल लोदी से अपन जीत नहीं सकते। तो इसने इसका लाइफ के अंदर एक ही योगदान था, इसने अपने आप को बचाया, इसने अपने आप को जीवित रखा। तो ये जो था सब अलाउद्दीन आलम शाह, इसने एक दिन वो बहलोल लोदी को बुलाया, बहलोल लोदी को बुलाकर इसको पता था कि बहलोल लोदी इसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे में इसने बहलोल लोदी को बुला के बिठाया और बिठा के इसने कहा कि है ना चाचा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो बहलोल ने कहा क्यों कि नहीं, आपने एक्चुअली मेरे और मेरे परिवार के लिए अब तक खूब सारे काम किए हैं, खूब सारे सेक्रीफाइस किए हैं, तो मैं वैसे आपको थैंक यू बोल के आपको वैसे तुम्हें निराश करूंगा नहीं, क्योंकि थैंक यू शब्द बहुत ज्यादा छोटा है। तो बहलोल लोदी थोड़ा सक पका गया, उसने कहा नहीं नहीं सर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली क्या है कि आपके परिवार के भी मेरे ऊपर खूब सारे एहसान है। तब इसने कहा चाचा आज तक आपने हमारे परिवार के लिए खूब किया, प्लीज अब आपको एक काम करना पड़ेगा लास्ट प्लीज, उसके बाद में मैं कभी आपको कोई काम बताऊंगा नहीं। तब उसने बहलोल ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सर आप तो बताओ क्या है, क्या आप मतलब कहना चाहते हो। तो उसने कहा देखो आपने आज तक हमारे लिए इतना किया है, प्लीज आप प्लीज मना मत करना। उसने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल करूंगा मैं। तो प्लीज मैं इस सल्तनत से दाब गया हूं, मतलब मैं इरिटेट हो चुका हूं इस पूरे सल्तनत से, सिस्टम से, अब मुझसे नहीं होता कंट्रोल इसके ऊपर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप ये सल्तनत संभालो आज के बारे में। तो बहलोल लोदी तो ये बात सुन के एकदम से हक्का बक्का हो गया। बहलोल ने कहा यार अपन तो इधर प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मारना है यार, अपने को यहाँ पे सल्तनत के ऊपर अधिकार करना है, ये तो खुद चला के सामने से ऑफर कर रहा है। तो एक बार तो वो सक पका ही गया, उसको लगा पता नहीं इसके दिमाग में और तो कुछ नहीं चल रहा है। उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, एक्चुअली सल्तनत तो आपकी है तो हम कौन होते हैं संभाल। इसने कहा नहीं चाचा मैंने आपसे पहले भी कहा था, लास्ट बार आपको कोई काम काम बता रहा हूँ, प्लीज आप मना नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे। तो वो बहलोल ने थोड़ी देर तो विरोध किया, नहीं सर ऐसे नहीं होता है ऐसे नहीं होता है। उसने कहा प्लीज चाचा, अब थोड़ी देर ऐसे करके बात चली तो लास्ट में बहलोल मान गया, माना, पर वो बहलोल ने पूछा चलो ठीक है साहब मैं तो सल्तनत संभाल लूंगा, आप क्या करोगे। इसने कहा मैं सारा काम ये जो सल्तनत आपको छोड़ छाड़ के मैं सोच रहा हूं मैं ना वहां पे है ना बदायूं चला जाऊं और बदायूं को हैंडल करूंगा। तो फिर बहलोल ने कहा चलो ठीक है। बहलोल ने हालांकि थोड़ी देर तो ऐसे नाटक तो किए कि नहीं साहब मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, पर फिर भी आप इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो, इतना ज्यादा वो जो प्रेशर डाल रहे हो, चलो फिर मैं मान जाता हूँ और तो क्या। फिर इसने कहा चलो ठीक है चाचा ये लो पूरा सल्तनत आप संभालो और मैं जा रहा हूँ बदायूं, और मैं तो बदायूं के अंदर बैठा रहूंगा और वहीं पे अपने काम काज करूंगा। तो बस इसके बारे में इतना सही है। तो इसका तो मैं हमेशा ही कहता हूँ क्लास के अंदर कि इसका अपने जीवन में योगदान इतना ही है कि इसने अपने आप को बचाया, वरना ये ऐसा नहीं करता तो बहलोल लोदी
या कोई न कोई इसको मारता और मारने के बाद में यहाँ पे एक नया वंश आता, ठीक है। जबकि इसको सब जैसे एहसास हुआ कि हालात खराब है तो ये फटाक से खुद ही साइड में हो गया और इसने अपना सब अपने आप को बचाया। ये खुद बदायूं चला गया और बदायूं के अंदर जाकर इसने आराम से अपना जो है वो जीवन व्यतीत किया। तो अपन देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह 45 से लेकर 51 तक इसका जो है वो सब टेन्योर है। यह सल्तनत का कार्यभार बहलोल लोदी को सौंप कर बदायूं चला गया खुद ही, बस इतना सही है। He handed over all responsibilities of Sultanate to Behlol Lodi and went to Badaयूं यूपी। तो सल्तनत का सारा कार्यभार जो है वो बहलोल लोदी को सौंप कर खुद बदायूं चला गया और इसी के साथ ही सैयद वंश समाप्त हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है और उस वंश का नाम है जो आपका, ठीक है, लोदी है ना, लोदी वंश। इसके नाम से आ गया ये लोदी वंश। चलो तो अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में अपन जो है वो बात करेंगे, लोदी वंश में क्या क्या हुआ। ये तो एक्चुअली दिल्ली के अंदर लोदी गार्डन है, बहुत ही अच्छी जगह है। आप भी कभी दिल्ली जाओ तो कभी जाना, लोदी है ना, लोदी गार्डन, ठीक है। दिल्ली के अंदर एक्चुअली जितनी भी, हालांकि वैसे दिल्ली के अंदर आजकल क्या शुरू से पॉश इलाके तो खूब है, और एक है जो है वो ये पूरा लोदी गार्डन के आसपास ही है। खूब सारे लोग लोदी गार्डन में जो है वॉक करने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, अलग अलग कारणों से जाते हैं, खैर वो आप समझ गए, ठीक है। तो वहीं पर ये जो है वो इसका मकबरा बना हुआ है, उसी की ये फोटो यहाँ पे डाली हुई है। तो लोदी वंश, अब इनके बारे में अपन बात करते हैं कि लोदी मूल रूप से अफगान थे, ठीक है। इससे पहले अपन लोगों ने देखा खिलजी पढ़े थे। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम, तो वो एक अरब था। उसके बाद में तुर्क थे सारे के सारे। फिर अपने खिलजी वंश पढ़ा, तो खिलजी वंश के दौरान मैंने आपको कहा था कि खिलजी मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन उनके पूर्वज कई टाइम पहले अफगानिस्तान के अंदर बस गए थे और उनके पूर्वजों ने अफगानी खान पान, कल्चर, रीति रिवाज सबको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो वो थे, तो वो खिलजी तो बेचारे खुद ही मतलब हमेशा कंफ्यूज ही रहे यार हम है कौन, क्योंकि तुर्क कहते थे तुम लोग अफगान हो, अफगान कहते थे तुम लोग तुर्क हो, और वो बेचारे खुद कहते थे कि यार हम है, मतलब एक्चुअली हमारे पूर्वज तो तुर्क थे लेकिन हम अफगानिस्तान में आके बैठ गए। तो खिलजियों ने तो लास्ट में क्या, वो तो जलालुद्दीन खिलजी के समय ही उन्होंने है ना तुर्क और अफगानों का चक्कर ही छोड़ दिया, इन्होंने कहा हम खिलजी है, बात खत्म बस। खैर ये जो अब सब लोदी वंश है जो है ना सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश है, ये मूल रूप से अफगान थे और इनके पूर्वज जो थे वो घोड़ों के व्यापारी थे, मीडिएटर थे। मतलब वो सब घोड़े बेचते थे, वो वहां पे अरब कंट्री से घोड़े लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे, जहां कहीं से भी घोड़ा वोड़ा मिलता था वहां से खरीदते थे और यहाँ पे आके बेचते थे, ठीक है। और इनकी जो है ना शाखा थी उसका नाम था शाहूखेल। शाहूखेल ब्रांच के ये जो थे मूल रूप से। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे लोदी वंश। लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो है 1526 तक। तो लोदी मूलतः अफगान थे, इनका संबंध अफगानों की शाहूखेल शाखा से था। लोदीज वर अफगान्स एंड दे बिलोंग्स टू शाहूखेल ब्रांच ऑफ अफगान। ये प्रश्न है अपने आप में, ये आया हुआ है कई बार, ठीक है, कि सब लोदियों का संबंध कौन सी शाखा से था, तब अपने को पता है होना चाहिए शाहूखेल। इनके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे। तो ये घोड़ों के व्यापार करने के चक्कर में एक्चुअली क्या होता था कि उस जमाने में आना जाना इतना आसान होता नहीं था, तो इसमें से कुछ लोग यहीं पर रह गए, इंडिया के अंदर ही बस गए, और वो अपने भाई से, जैसे एक भाई तो वहीं पे रह गया सब अफगानिस्तान के अंदर, एक भाई यहाँ पे आ गया, और वो दोनों आपस में जो है वो सब है ना कॉन्टेक्ट रखते थे, कहते थे तू वहां से घोड़े खरीद के कहीं से भी इधर उधर से खरीद के मेरे पास में भेज और मैं इनको यहाँ पे बेचूंगा। तो ऐसे करते करते इनका परिवार धीरे धीरे जो है वो पूरा इंडिया के अंदर शिफ्ट हो गया। तो फिर ये यहाँ पे जो सल्तनत काल के अंदर सेवा करने लग गए, कुछ जॉब वॉब करते थे, और धीरे धीरे जो है वो बहलोल लोदी एक है ना सब प्रमुख सब इनका नेता बन गया। और प्रमुख नेता बनने के बाद में इन लोगों ने जो है वो सब है ना ये धीरे धीरे सब है ना पावरफुल होते गए और फाइनली जो है वो सत्ता में आ गए इनके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बहलोल लोदी। ये एक बहलोल लोदी का पोर्ट्रेट डालने का प्रयास किया है, पोर्ट्रेट डाला भी है, ठीक है, बहलोल लोदी। इसको बहलोल लोदी को आपको बुक्स के अंदर कई बार बहलूल लोदी भी लिखा हुआ मिलेगा।
तो वो भी एक्चुअली सही है ना, ये भी गलत नहीं है। बहलोल लोदी या बहलूल लोदी। अब ये लोदियों के बारे में सब अलग ही इंटरेस्टिंग बातें हैं कि भी लोदियों के अंदर क्या इनका जो समाज होता था ना, वो समतामूलक समाज था। समतामूलक समाज, ये सेंटेंस वैसे बहुत सारे लोग तो इजीली एक लाइन में समझ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो बार बार आके पूछते हैं सर समतामूलक समाज का मतलब क्या होता है। तो जैसे इनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी बेस्ड सोसाइटी, या फिर ठीक है वो जो इक्वलिटी बेस्ड है ना, मतलब है ना सोसाइटी, कुछ भी दोनों में से इनको अपन बोल सकते हैं। समतामूलक समाज ये होता है कि भाई आप लोग समाज के अंदर सब अपने आप को बराबर ही मानते हो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक कोई है कि भी कोई जाति या कोई वर्ण या कोई ग्रुप वो ऊपर है, दूसरा कोई सेकंड नंबर पे है, कोई बिल्कुल सबसे नीचे है, ऐसा नहीं है। सब इक्वल है, सब समान है ना, सब है ना, सारे सारे लोग जो है वो है ना इक्वल होते हैं, सारे सारे लोग जो समान होते हैं। तो अफगानों के अंदर सब लोग ये जो अपने आप को समान मानते हैं। अपने नहीं होता जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो हमारे एक वर्ड यूज होता है चारनिया वर्ण है, ठीक है, तो वो नहीं होती, वो गेहूं वेहूं साफ करने के लिए वो है ना, वो नहीं होती छलनी, तो भाई छलनी सबके लिए बराबर ही होती है। तो वैसे वैसे कि भाई सब लोग यहाँ पे इक्वली है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है ये कोई नीचे है। तो ये अफगान थे, ये भी है ना, सब इनका समाज भी समतामूलक समाज था, ये किसी को ज्यादा यूं गांठते वाटते नहीं थे। तो अफगानिस्तान के अंदर आज भी है कि कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं मानता है, भाई सब इक्वल है, सब बराबर है। वो तो होता नहीं है भाई अपने जैसे यूं सामान्यतः इंडिया के अंदर देखते हैं कि भाई कल्चरली कि भाई जैसे घर के 10 लोग बैठे हैं और एकदम से किसी ने कहा कि लो ले भाई मेरे को पानी पीना है, तो सब उनमें से जो भी सबसे छोटा होता है, छोटा मतलब इतना जो है ना समझदार, मतलब है ना समझ सकता है, ऐसा नहीं कोई 5-6 साल का लड़का, लेकिन कोई भी 10-12 साल का है तो उसको ही कहेंगे कि ले भाई तू उठ और फटाफट सबको पानी पिला, तो वो सबको पानी पिलाएगा। और उसमें पानी पिलाने के दौरान भी यही कि भी वो है ना पानी लेके आएगा या चाय कॉफी कुछ भी लेके आएगा, तो वो देखेगा सबसे बुजुर्ग कौन है, उसको सबसे पहले ऑफर करेगा, फिर नंबर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो एक लोगों को वो एक दिमाग में रहता है, ये सबसे बड़े हैं ये छोटे हैं, तो है ना सब है ना बड़ों की सेवा पहले की जाए, ये होता है। अपने यहाँ पे तो अपन ये भी देखते हैं इवन कि भाई आप कहीं पे किसी से मिलने भी जाते हो तो पलंग या बेड जो भी होता है उसमें भी देखते हैं एक बड़ा आदमी बैठा है तो उसका जो पैर जिस तरफ होते हैं उस तरफ ही बैठने का प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं जाके उसके सिराने पे जाके बैठ जाए कि नहीं यार इसको लोग जो है वो असभ्यता मानते हैं, यार उस तरफ नहीं, यार बड़े आदमी है तो अपन इधर ही बैठे हैं इधर। तो ये तो होता है वहां पे। एक होता है समतामूलक समाज, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर जैसे यूं पापा ही पास से निकल रहे हैं, बेटा ही बोल देता है मतलब अरे पापा ही पानी का कहा ना लोटा पकड़ाना, और तो पापा पकड़ा भी देते हैं, ले भाई यही हो जाए। तो ये होता है। नहीं तो जैसे वो कई बार होते हैं भाई ठीक है, वैसे ऑनलाइन ऐसी बातें करते हुए अच्छे लगते नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कई बार होता है कि भाई आप कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत भले लोग होते हैं लेकिन उनकी बोली बहुत ज्यादा ऐसे ही होती है, उखड़ होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही खड़ी बोली होती है कि भाई आपको उनको सुन के ऐसा लगेगा कि मतलब यार ये बहुत ही वैसे ही बहुत ही खड़ूस टाइप का सा आदमी है, जबकि आदमी होते नहीं है एक्चुअली खड़ूस। क्योंकि मैं है ना दिल्ली रहा, तो मेरे दिल्ली के अंदर जब नए नए हरियाणा के लोग जब मेरे दोस्त बने हरियाणा के दिल्ली के, तो उसमें से खूब सारे लोग जो है खड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। तभी मुझे यूं आरंभ के अंदर हमेशा डाउट रहता था, मैंने कहा कहीं झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है या फिर कहीं गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इनकी बोली है, ये उनकी टोन है, स्टाइल है, जबकि आदमी दिल का बहुत भला है, बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ये बोलता वैसे ही है। वो नहीं, वो जैसे है ना चुटकुला चलता है, तो चुटकुला आप लोगों के भी सुना हुआ होगा। जैसा कोई सरकारी बस के अंदर कोई आदमी जा रहा था, पीछे की सीट पे कोई राजस्थानी बैठा था, राजस्थानी को लगा चलो बीड़ी लगा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं। तो जब उसने बैठे बैठे चूंकि खिड़की के पास ही बैठा था तो उसने बीड़ी लगाई, बीड़ी लगाई तो वो तीली जो थी उसका एक टुकड़ा उछल के पास में एक ताऊ बैठा था, तो वो ताऊ के वहां पे उसके शर्ट के ऊपर या जो भी होता है उसके ऊपर लग गया तो उसके अंदर छेद हो गया। अब उस ताऊ ने जो है वो घूर के देखा उसको, आदमी को, उसको भी बेचारे को बीड़ी पीते हुए थोड़ा सा डर लगा कि यार ले यार अपने से गलती तो हो गई है, एक्चुअली अपने शर्ट वर्ट तो हिसाब इसका चला ही दिया है, पर फिर भी उसने देखा और उसने यूं हल्का सा यूं करके अपनी बीड़ी पीनी कंटिन्यू रखी। अब सब कंटिन्यू रखी। अब उस ताऊ ने केवल यूं घूर के देखा ही था, पर कहा वहां कुछ भी नहीं, क्योंकि अब ताऊ को भी पता लग गया था कि भाई अब जो बढ़नो तो मतलब वो तो बढ़ गो, मतलब जो भी जलना था वो तो जल ही गया, अब क्या कहें इससे, तो मरने दो, तो बोले चुपचाप बैठा। तो वो आदमी तो जो पास में बैठा था उसने यूं डर के मारे धीरे 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 पूरी बीड़ी पी के फेंक दी,
बीड़ी पीने के बाद उसके दिमाग में आया यार कितना भला आदमी है यार, मतलब मैंने इसका शर्ट जला दिया पर बेचारे ने केवल एक लुक दिया, बाकी बोला बोला कुछ नहीं। तो फिर उसको लगा कि ले यार इससे थोड़ी बात ही कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, पूछते हैं भाई कि तुम कैसे हो। तो फिर उसने कहा कि भाई यहाँ न ताऊ गांव कौन सो है। तो ताऊ ने एकदम से यूं घूर के देखा उसकी तरफ, तब गांव फूकेगो के, मतलब मतलब तूने मेरा शर्ट तो जला दिया, अब पूरा गांव जलाएगा क्या। तो वो आदमी कह रहे नहीं नहीं ताऊ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो होता है ये तो चलो चुटक ला, ये तो मैंने कहीं फेसबुक पर वो रहना वो कहीं पे पड़ा हुआ है, आप लोगों को भी खैर ऑलमोस्ट सबके पड़ा हुआ ही है। वो तो मैं दिल्ली के अंदर रहूं, दिल्ली के सब है ना, मेरे को दिल्ली में रहते हुए लंबा समय हो गया था, ये तो रियल इंसिडेंट है। फिर अब दिल्ली के अंदर रहूं और दिल्ली के अंदर मेरा एक दोस्त रहे गुड़गांव के अंदर, तो वो मेरे को फोन करे ले यार कभी मिलने के लिए आ, तो मैं तू ही आ जा। उसने कहा यार मेरे तो 6 दिन की तो जॉब होती है, एक केवल संडे मिलता है, संडे को मैं कपड़े धोता हूँ, रूम की सफाई वफाई करता हूँ, तू ही आ जा प्लीज। तो मैं चल ठीक है इस बार संडे को आता हूँ मैं तुझसे मिलने के लिए। मैं आता कहाँ, मैं आना कहाँ पे एड्रेस। तो उसने कहा तू तो दिल्ली से है ना, इफ्को चौक उतर जाना, गुड़गांव के अंदर इफ्को चौक एक जगह है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है, वहां पे उतर के उसने एक डायरेक्शन बताया, उस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चलेगा ना 100 मीटर, तो वहां से तेरे को टेम्पो खड़े मिलेंगे और वहां पे टेम्पो वालों से पूछना सेक्टर 55 जाना है, तो वो तेरे को सेक्टर 55 छोड़ देंगे, 5 या 10 रुपए लेंगे कुछ। मैं कहा फिर, तो सेक्टर 55 उतर के तू है ना किसी से ही पूछना कि ये जो गंदा नाला कहाँ पे है। एक्चुअली वो जो गंदा नाला है वहीं पे मेरी बिल्डिंग है, वहीं पे। मैं क्या ना गंदा नाला पे बिल्डिंग, अरे नाम है केवल, लैंडमार्क है, वरना कोई नाला वाला अब कुछ भी नहीं है, बस केवल लैंडमार्क है। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो अपन सब वैसे वैसे बैठे गाड़ी में, इफ्को चौक उतरे, टेम्पो पकड़ा, 55 सेक्टर के अंदर उतरे। उतरते ही मैं इधर उधर देखूं क्योंकि वहां 4-5 रास्ते जाए इधर उधर, अरे यार मैं किस तरफ जाए। तो एक कोई अंकल जी आए, अंकल जी तो क्या थे भैया ही कोई टाइप से थे, वो आए। तो मैंने उनसे कहा अरे मैं कह रहा भैया, तो उन्होंने कहा क्या है, अरे मैं भैया ये गंदा नाला किधर है। तो वो आदमी है ना 2-3 सेकंड तो चुप ही रहा, तो मैं उसको देखूं ऐसे चुप होके, वो यूं मुझे देखे, फिर वो एकदम से अपने यूं टोन में बोला क्या, अरे मैं ये है ना गंदा नाला साफ करेगो के। साफ, मैं नहीं नहीं मैं क्यों करूंगा साफ यार, मुझे केवल। तो वो उसने वापस मेरे को 2-1 सेकंड तक देखा, मैंने कहा मैं क्यों। तो वो हंसने लग गया आदमी, अरे भाई मजाक कर रहे जो, मजाक है। मैं नहीं नहीं मजाक तो है। तो नहीं नहीं तू तो यार आप ऐसा करो इस तरफ चले जाओ, सामने वही गंदा नाला है। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो फिर एक्चुअली कुल मिला के एहसास हुआ कि भाई वो लोग थोड़ी खड़ी भाषा बोलते हैं, बाकी कोई ऐसे दिल के बुरे नहीं होते। तो ये अफगान जो थे इनके अंदर ऐसा कैसा नेचर था, ये खड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, ये आपस में बाप बेटे भी बोलते थे, यूं यूं मतलब समझ में आता नहीं था ये यार मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, बिल्कुल खुलेआम बोलना, सब कुछ ही करना। तो इसको ही ओवरऑल अपन बोलते हैं समता मूलक समाज। तो ये जो बहलोल लोधी था ये बहुत ज्यादा समझदार था इस मामले में, इसलिए बहलोल लोधी अपने अमीरों के साथ बिल्कुल वैसे रहता था। बहलोल लोधी कभी सिंहासन पे बैठता नहीं था, इसको पता था कि हम लोग सब इक्वल है, ठीक है। इसलिए वो जो सब लोधी वंश में है ना, बहलोल लोधी के लिए कहते हैं कि केवल सुल्तान को समानों में प्रथम मानते थे, सब लोग समान है पर ये समानों में प्रथम व्यक्ति है, बस और कुछ भी नहीं। इसलिए बहलोल लोधी जब भी अपने अमीर वगैरह आते थे तो उनका सम्मान करता था, बिल्कुल उनको वेलकम करने के लिए जाता था, जब भी अमीर वापस रवाना होते तो उनको छोड़ने के लिए जाता था, ठीक है। बहलोल लोधी कभी सिंहासन पे बैठता नहीं था, वो तो इवन अपने अमीरों को पानी वानी भी पिलाता था, और उनको पूरी की पूरी जो है सब है ना, वो सब है ना, मतलब क्या बोलेंगे, रेस्पेक्ट देता था पूरा पूरा। तो ये था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के काल का बस यही, एक तो बहलोल लोधी के समय बहलोल ने जौनपुर को जीत लिया था, जौनपुर एक बड़ा खासा अच्छा खासा क्षेत्र था, ठीक है। और इसके अलावा इसने कुछ सिक्के चलाए थे जो मुगल काल तक चलते रहे थे, उन सिक्कों को बहलोली सिक्के ही बोलते हैं। और ये अपने अमीरों को सम्मान देने के लिए उनको मसनद आली बोलता था, ठीक है। बस ये इतना ही है बहलोल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि अफगानों का समाज समता मूलक समाज था। द सोसाइटी ऑफ अफगान वाज इक्वलिटी बेस्ड, ठीक है। सुल्तानों को समानों में प्रथम मानते थे, सुल्तान वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ये सब इक्वल है लेकिन सुल्तान उसमें चूंकि फर्स्ट है क्योंकि ये सब ज्यादा एक्टिव रहता है, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, अमीर आते थे वो तो ये सुल्तान को खुद को ही कह देते थे, यूं खाना वाना खाते थे तो एकदम से यूं सब सुल्तान होता था पास में, तो अगर ले भाई थोड़े चावल पकड़ाना है या फिर कोई भी सब्जी वब्जी पकड़ाना, तो वो सुल्तान कहता बिल्कुल लो साहब, तैयार तैयार हूं मैं। तो सुल्तान वॉज कंसिडर्ड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो सुल्तानों को समानों में प्रथम माना जाता था। बहलोल लोधी सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था, उसने कभी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, वो खुद ही जो है वो
अपने अमीरों के साथ जो सब कालीन पर या गद्दी पर बैठता था, वो है ना नीचे ही कालीन वालीन बिछाते थे, हालांकि उसके ऊपर महंगा कालीन होता था और उसके ऊपर जो अच्छी खासी गद्दी होती थी, तो वो उसके ऊपर ही बैठते थे। तो बहलोल लोदी ने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। बहलोल लोदी डिडंट यूज थ्रोन, ही यूज्ड टू सिट, है ना, ही यूज्ड टू सिट ऑन कारपेट। बहलोल लोदी गद्दी पर या कालीन पर बैठता था, कालीन पर बैठता था, जैसा कि हम लोगों ने इस फोटो में दिखाने का प्रयास किया है कि भाई सिंपल है, एक कालीन है, उसके ऊपर ही जो है वो एक है ना बैठा है। यह अपने अमीरों को मसनद आली कहकर पुकारता था। मसनद अली या मसनद आली, मसनद अली या मसनद आली, मसनद आली कहकर पुकारता था। ठीक है, he called his अमीर as मसनद आली, मसनद आली। He always welcomed his अमीर, यह अपने अमीरों का सदैव स्वागत करता था। मतलब बाकी वाले काल में क्या होता था कि कोई अमीर आया है तो वो खुद आके सुल्तान के सामने आएगा और सुल्तान के सामने आकर झुककर उसका सब है ना अभिवादन करेगा। जबकि इसको जैसे ही पता लगता था कोई अमीर आया है तो ये खुद अपने खेमा, खेमा मतलब टेंट, अपने टेंट से बाहर निकलता और वहीं पे खड़े खड़े अमीर का वेट करता था। और जैसे ही अमीर आता था तो सब उसको है ना घोड़े से नीचे उतरने में हेल्प करना और फिर वहीं गेट के ऊपर ये सब वेलकम करता था। ये अपने अमीरों का सदैव स्वागत करता था। इसने जौनपुर को जीत लिया, ही कॉन्कर्ड जौनपुर, इसने जौनपुर को जीत लिया था। इसने बहरहाल सिक्के चलाए जो मुगल काल तक मान्य थे, तो इसके सिक्के मुगल काल तक सब वैलिड भी थे, है ना, चलते भी थे। He started या circulated Behloli coins which were valid till Mughal era। तो इसने बहलोली सिक्के चलाए जो मुगल काल तक मान्य थे। ये यहाँ पे एक्चुअली है ना गलत लिखा हुआ है, इसका स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, ये इसका स्टेटमेंट नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो वो नेक्स्ट शासक के बारे में जिसका नाम है सिकंदर लोदी। पर आज के लिए इतना बहुत है, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे सिकंदर लोदी। ठीक है, बाय, चाओ, और है ना टेक केयर, ध्यान रखें अपना।